जय हिंद दोस्तों। आज दुनिया में जो मेरी शोहरत है वो मेरे पापा की बदौलत है। आइए हम अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए एक देश के नव भारत के नव निर्माणकर्ता शिक्षक के रूप में एक अगली कड़ी में आपको लेके आते हैं। 2015 का प्रश्न जो गणित जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है सीटेट में, उसके मॉडल पेपर से गिने चुने अब मेरे पास ज्यादा दिन बचे नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग अब गणित के महा मैराथन में, जिसमें मैंने आपको 2013 का, 14 का, 15 का, 16 का सारे एक एक करके क्वेश्चन के बारे में हमें डिस्कस करना है। ये 2015 का सेट है। आइए इस पे एक एक करके चर्चा करते हैं। चलिए, लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपया हो, तो पुस्तक को पैक करने में बक्सा का कुल मूल्य है। तो चलिए आपको देखते हैं 10,290 10,290 एक कुल पुस्तक का कितने पैक करना है? 98 में एक पैक हो गया। एक बक्से में कितने होती है? 98। यानी कि बक्सों की संख्या, किसकी बात होगी? बक्सों की संख्या बराबर कुल पुस्तक बटे क्या होगी? एक में कितनी आपका पैक हो सकती है? तो कितने पैक हो सकते हैं? 98। तो चलिए आते हैं 10,290 में कितने से भाग देते हैं? 98 से। कितनी बार भाग जाएगी? अगर बात की जाए तो कितनी बार? एक बार। कितना हो जाएगा? 98। कितना बच जाएगा? 12। 12 में से 8 जाएगा 4। यहाँ क्या जाएगा? कुछ नहीं। यहाँ 9 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी। जब 2 अंक उतारते हैं तो एक जीरो बढ़ा लेते, तो जीरो बढ़ा लेते हैं। अब 5 बार। तो अब आप देखिए 5 का गुणा होगा 5 बटे 40, 45 हो जाएगा 49। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? अगर 49 हो रहा है तो यह कुल कितना हो जा रहा है? यानी कि कुल बक्सों की संख्या 105 होगी। अब कह रहा है एक बक्से का मूल्य कितना रुपया है? मूल्य बराबर आपका कितना है? 518 रुपया। तो 105 बक्से का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? तो 105 गुणे 18, 518। तो 105 में 518 का गुणा कर देते हैं। 105 और 518, देखिए 5 बटे 40 और 5 का 9, 5 5 4 9 और यहाँ से 25, फिर 0 8, फिर उसके बाद 1, फिर 5 जोड़ दीजिए इसको, 0 9, फिर 8 5 13, 3 और 2 1 3, 3 1 सिलवा 4, फिर 5। यानी कि आपका कितना? 54,390 यानी कि 54,390 रुपया खर्च होगा। कितना रुपया खर्च होगा? 54,390 रुपया खर्च होगा। कोई दिक्कत? अगर किसी को भी समस्या हो, देखिए एक एक चीज में पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। यानी कि एक लकड़ी के बॉक्स में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तक पैक होता तो एक बक्सों की संख्या यानी कि 10,290 पुस्तक बटे 98 से भाग दिया गया, 105 आ गया। और एक बक्से का मूल्य 518 रुपया, तो 105 बक्से का मूल्य कितना हो जाएगा? 518 गुणे 105। कोई दिक्कत अगर हो किसी को तो फिर मैं, अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ता हूं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ, 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा से छोटा कर लेते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर क्या करते हैं? लंबाई को मापना विषय क्या करना है? पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो तुलना करते हैं श्रेणी क्रम में। सबसे पहले तुलना करते हैं, फिर उसके बाद तुलना करने के बाद अप्रमाणिक मापे होती। अप्रमाणिक मापे बिना, मतलब केवल उस तरीके से ना कि भैया ये देखा कितना कमरा हो पाएगा, कमरा आ गया कितना मकान में, फिर उसके बाद उसमें अप्रमाणिक मापे, लगभग इसका खर्च कितना आएगा, फिर उसकी प्रमाणिक मापे करते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी बात आती है तो अब जाके प्रमाणिक मापों की इकाई को विकसित करते हैं।
तो यानी कि सबसे पहले हम लोग तुलना करते हैं, फिर अप्रमाणिक मापे, फिर प्रमाणिक मापे, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इकाई को विकसित किया जाता है। यानी कि विकल्प नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगर विकल्प नंबर बी की बात हो जाए तो बी इज अ राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक चौथी कक्षा के विद्यार्थी के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव को 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। मतलब रखने की भी योग्यता करता है और तुलना करने की भी योग्यता रखता है। तो यानी कि यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। प्रक्रियात्मक ध्येय नहीं, प्रक्रियात्मक ध्येय नहीं होगा। मतलब जब रख ले रहा तो क्या करेगा, सुव्यवस्थित, क्या हो जाएगा, सुव्यवस्थित ढंग से। जैसे आप कहते हैं ना सुव्यवस्थित, सुबद्ध, क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो मतलब सुव्यवस्थित ढंग से क्या कर ले रहा है, ध्यान लगा रहा है। तो यानी कि आपका क्या होगा, सुव्यवस्थितता हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 33 की तरफ, 34, इसको देखिए, इसको क्या होगा, सवाल नंबर 34 की तरफ देखते हैं क्या होगा, जरा बताइए। इसमें कह रहा है क्या कि कक्षा 4 में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। मतलब सुव्यवस्थित और फिर उसके बाद सममित परावर्तन की ज्यामिति। सममित परावर्तन की मतलब जैसे आप देखते होंगे कि ये बिंदु है, ये बिंदु है, अब इस पे लिखा हुआ, तो अब इस तरीके से लिखा हुआ, तो इस पे सुव्यवस्थित, इसी पे एक पेन आप चला दीजिए, और जब चला देंगे तो ये सुव्यवस्थित इधर उधर हिलेगा नहीं। अभी देखिए प्रचार भी आपके देते हैं, वो गड्ढा गड्ढा रहता है और उसी में बच्चे को क्या करना होता है, लाइन लिखना होता है। जैसे अभी इस तरीके से दे देगा, इस तरीके से लाइन आपको खींच देगा, इस तरीके से बना देगा, इस तरीके से, तो ये क्या कर लेगा, इसको आप सुव्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सुव्यवस्थित। तो कैसी सीट होना चाहिए, मोतियों की माला वाली नहीं, बिंदु सीट होनी चाहिए। कौन सी सीट होनी चाहिए, बिंदु सीट होनी चाहिए। आगे देखते हैं अगला, ये क्वेश्चन अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ चलते। चलिए सवाल नंबर 35 बताइए क्या होगा। चलिए अब आपकी बात होती है कक्षा 4 में, कक्षा 5 में, ये देखिए कक्षा 5 में गणित के पीरियड में वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई। रखा गया, वाद विवाद रखा गया। 0 सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। क्या प्रोत्साहित करता है, सबसे पहली बात की उस पर एनालिसिस करिए। क्या करना है, एनालिसिस करना कि 0 से किसी संख्या में यदि जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आ जाता है। यदि 0 से क्या करते हैं, जो घटाया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि एनालिसिस कर रहा, विश्लेषण कर रहा, तो विश्लेषण मिला। दूसरी चीज, और विश्लेषण के साथ क्या करेगा, वो कम्युनिकेशन करेगा। वाद विवाद का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विश्लेषण और संप्रेषण। क्या होगा, विश्लेषण, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। वे संख्या लिखने में 0 हो, जिसमें 0 हो, ऐसी बात नहीं। ये तो आपका क्या होगा, मुक्त सिरे वाला नहीं, बंद सिरे वाला। यहाँ पे वाद विवाद का मतलब खुले सिरे वाले प्रश्न, तो ये आपका कौन सा सही होगा, ये वाला हो जाएगा। वे संख्या जो सम संख्या हो, 0 हो, जिसमें 0 हो, मित्रों को सहयोग देने में ना कुछ नहीं, ये सबसे अच्छा विकल्प आंसर। चलिए सवाल नंबर आपको 36 कराते हैं, जरा 36 बताइए, इसको देखिए। चलिए कह रहा है ये कि क्या हो रहा है, यदि शिक्षार्थी को संख्याओं को परिकलन समस्या हो रही, मतलब संख्या की गणना नहीं कर पा रहा। जब संख्या की गणना नहीं कर पा रहा है तो उसको हम तो क्या होगा, तो असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है क्या, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया बोले तो लेखन अक्षमता,
मतलब लिखने में गलती, तो गणना नहीं करेगा तो लिखने से कौन सा संबंध होगा। तो उसके बाद गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया, इससे एक प्रश्न पूछेगा हर, चाहे वो आपका पर्यावरण होगा, चाहे आपका हिंदी होगी, चाहे संस्कृत होगी, या चाहे बाल मनोविज्ञान होगा, एक तो प्रश्न इनमें से आपका बनने वाला, गणित में तो एक बना ही बना। तो आपको लेखन क्षमता क्या होती है, डिस्ग्राफिया। गणितीय क्षमता क्या होती है, डिसकैलकुलिया। और देख ना पाना, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, अर्थात स्थानिक उपमान का ज्ञान न होना। और फिर उसके बाद पठन संबंधी अक्षमता क्या होती है, डिसलेक्सिया होती है। तो जब गणना नहीं कर पा रहा है तो कौन सी होगी आपकी, डिसकैलकुलिया। कौन सी होगी, डिसकैलकुलिया। तो चलिए आगे लेके चलते हैं 36 के बाद 37 नंबर पे, इसको बता दीजिए। 37 नंबर बताइए। 37 नंबर, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। क्या करते हैं, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति को बढ़ाने के लिए। बात तो अभी मानसिक की बात हो गई, मौखिक की बात हुई, कौन सी बात हो रही, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी को व्यवहारिक उपकरणों का महत्व, तो व्यवहारिक की बात हो रही है। तो यहाँ पर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन तो गलत है, नेगेटिव माइंड है। आगे देखिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं, ये देखिए सही था कुछ हद तक 50%, लेकिन विकल्प पर डिपेंड करता है। सीटेट किस पर डिपेंड करता है, विकल्प की, उससे भी मजबूत कौन है। तो क्या कह रहा है ये, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, तो यह सबसे मजबूत विकल्प मिल रहा है अभी तक। ये मान लीजिए 75% मिल रहा है, लेकिन इसके बाद शब्दों को व्यक्त, समस्याओं को हल करने में नहीं भाई, इसकी बात तो गलत हो जाएगी। यानी कि सबसे अच्छा अगर इसकी बात की जाए तुलनात्मक में, तो यह 100% सही नजर आ रहा है। कौन सा सही होगा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में। यानी कि जब बच्चे की नींव कमजोर होगी तो बच्चा क्या होगा, गणित को समझ नहीं पाएगा। इसलिए मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए हमारे पास सामाजिक व्यवहार या व्यवहारिक उपकरण का उपयोग करना चाहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 38 की तरफ से। आपका 38 नंबर सवाल देख लीजिए। 38 वाले में क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। 38 वाला, क्या निम्नलिखित में से कौन से खुले अंत वाला प्रश्न है, किसमें सबसे ज्यादा कर सकते हैं, खुला हो सकता है, और किसमें जिसमें कम में ऑप्शन हो करने का, एक ऑप्शन हो, दो ऑप्शन हो, तीन ऑप्शन हो, तो उसको हम क्या करके बंद सिरे वाला प्रश्न। अच्छा, खुला और बंद से एक प्रश्न पूछना ही पूछना, एनसीआर से एक प्रश्न पूछना ही पूछना है, बेनिले से एक प्रश्न पूछना ही पूछना है, स्थानिक मान और आपका जो होता है जाति मान और स्थानीय मान से एक प्रश्न पूछना ही पूछना, दशांक, समांक, हजारांक, या फिर उसके बाद सैकड़ा या इकाई, दहाई, इससे आपको एक प्रश्न पूछना। कुछ ऐसे कॉमन से होते हैं जो आपको 2013 में भी मिले, 14 में भी मिले, 15 में भी मिले, 16 में भी मिलेंगे, 17 में भी मिलेंगे, अभी 22 तक आपको मिलते गए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन होती है, तो इसमें भी एक कॉमन है। निम्नलिखित में से कौन से खुले अंत वाला प्रश्न है, यदि आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए 15 को 3 से गुणा, यानी कि आप लिख सकते हैं 3 गुणे 15, और ये भी लिख सकते हैं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी आपको यहां से देखिए कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल क्या हो, 45 हो, एकदम द्वितीय संख्या की बात हो रही है, और यहाँ आप स्वतंत्र हैं। ठीक, अभी कुछ हद तक ये आपका सही नजर आ रहा है। संख्या रेखा का प्रयोग करके 3 बार 15 का मान लिखिए, नहीं गलत हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे तो ढेर का हो जाएगा। और फिर उसके बाद 15, ये भी तो मुक्त बंद सिरे वाला। सबसे ज्यादा खुले सिरे वाला अगर इस प्रश्न में लग रहा है तो कौन सा लग रहा है, ए वाला विकल्प लग रहा है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 39 की तरफ। चलिए 39 में बताइए, इसमें 39 में क्या होगा। चलिए देखिए क्या होगा, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल
वाले दो अंकों की संख्याओं को जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हासिल वाले दो अंकों की संख्याओं को, जैसे 3 8 हो जाए या 9 हो जाए या फिर 7 हो जाए, ऐसे 9 8 कितना हुआ 17 हासिल लगा एक का, लेकिन वह ले नहीं पा रहा है। समझ में आ रही बात। और यहाँ से कितना होगा, अगर बात आपकी कर दी जाए तो यहाँ से 7 3 10 11, लेकिन वह हासिल नहीं ले पा रहा, तो क्या करेंगे। गणित में रुचि का अभाव है नहीं भाई, वो पढ़ना हो सकता चाह रहा हो लेकिन उसको समझ में ना आ रहा, ठीक, या उसकी नींव कमजोर। अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर को समझना सकता ही नहीं। अंकित मान स्थानीय मान का शून्य के महत्व को समझने का अभाव, ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, मतलब दोबारा स्थापित सही से नहीं कर पा रहा है, यानी कि डी इज राइट आंसर। सीटेट क्या कहता है, चारों विकल्प पढ़िए और चारों विकल्प में जो सबसे मजबूत विकल्प नजर आ रहा है उसी को आप लगा दीजिए। अभी मैं इसके बाद आपको बता दूं, एक लाऊंगा टैग वर्ड, अंतिम प्रयास मेरा, एकदम अंतिम जो प्रयास होगा उसमें मैं टैग वर्ड लाऊंगा और टैग वर्ड से ही आपको क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन हल कराऊंगा, कैसे क्वेश्चनों को क्रैश किया जाता है। और वह टैग वर्ड जो आपको 50 से 60 क्वेश्चनों में ऐसे मिलेंगे जिसमें क्या करेंगे, प्रश्नों को क्रैश करने में आपको समय मिलेगा। क्यों, क्योंकि टैग वर्ड देखते ही पॉजिटिव और नेगेटिव आप मार के विकल्प को आगे चले जाएंगे। नहीं तो सीटेट इतना बड़ा बड़ा पढ़ना पड़ता है ना कि आप पढ़ते पढ़ते कहेंगे कि सर जी समय खत्म हो गई, पूरे प्रश्नों तक हम नहीं पहुंच पाए, 150 प्रश्नों तक, तब समस्या आएगी। देखिए आगे क्या कहता है, इसको बताइए, इसमें क्या होता है। सवाल नंबर आपका 40 है, जरा बताइए। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण रखता है। प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर गणित की एक अच्छी पुस्तक कैसी होनी चाहिए। एक चीज तो जान लीजिए कि पुस्तक कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चों पर बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए, ना ही शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। चलिए पहला देखते हैं, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। संदर्भों के द्वारा मतलब जो अवधारणा, उसमें जो फोटो लगाया जाए या जो भी दिया जाए वो संदर्भ के अनुसार दिया जाए। अभी तो ये पॉजिटिव लग रहा है। उसमें केवल देखिए यहाँ नेगेटिव पॉइंट है, ये गलत हो गया। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। अरे भाई आकर्षक और रंगीन के साथ साथ अर्थ भी तो उसके होने चाहिए। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो कौन सा सही नजर आ रहा है आपका, विकल्प नंबर आपका ए, उसमें अवधारणाओं का परिचय कि कौन सा अवधारणा, उसके हिसाब से उसमें क्या किया जाए, आपके चित्र लगाए जाए जिससे बच्चे को समझने में क्या हो, मदद मिले, और उसके संदर्भों से क्या किया जाए, परिचित कराया जाना चाहिए। सवाल नंबर अगला देखते हैं। चलिए ये वेन हिले के सिद्धांत है, जरा इसको बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बात किया था कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, पहला ही क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या कहते हैं, वेन हिले ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृति के दिखावट के अनुसार उसमें क्या कर पाते हैं, दिखावट के अनुसार वर्णित और मानकृत कर सकते हैं, केवल वर्णित कर सकते, अलग नहीं कर सकते। मतलब आकृति में अगर ये त्रिभुज देख लिए तो उन्होंने बता दिया कि ये समोसा है, इसको देख लिया तो उन्होंने बता दिया बिस्किट है, इसको आपको गोला देख लिया तो उन्होंने कहा रोटी है, लेकिन उसको बता नहीं पा रहे, एनालिसिस नहीं कर पा रहे। तो यानी कि कौन से में होंगे, जीरो लेवल, स्तर लेवल जो होगा आपका जीरो होगा, जिसको हम चाक्षुषीकरण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मानसिक चित्रण या चाक्षुषीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन से स्तर में होगा, जीरो स्तर पर होगा। ठीक है आगे देखते हैं, इसमें बच्चा क्या कर पाता है, चित्रों में एनालिसिस करना शुरू कर देता है, और इसमें बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, सॉरी अनौपचारिक ने, इसमें आपका विश्लेषण में बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, चित्रों में अंतर करना शुरू कर देता है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, इसमें अंतर करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद अनौपचारिक निगमन आता है। अनौपचारिक निगमन में क्या करता है, बच्चे को सूत्र बता दिया जाता है और सूत्र पर बच्चा लिखना क्या करना शुरू कर देता, सवाल हल करना शुरू कर देता। फिर उसके बाद औपचारिक निगमन आता है, इसमें आपकी बात क्या होती है, इसमें बच्चा आपका क्या करता है, इसमें सूत्र का निगमन करता है।
फिर अंतिम लेवल जो होता है लेवल 4 होता है, स्तर 4 होता है, उसमें बच्चा डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड निकालना शुरू कर देता है जिसको दृढ़ता या रीगर के नाम से जानते हैं। चलिए अगर ये वाला हो गया हो तो चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है सवाल नंबर 42। क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? किस क्षमता का विकास करता है? दंड आरेख ग्राफ को लेकर आंकड़ों के अर्थ लगाने। या अभी तो दंड आरेख ऐसे केवल गणित समझ में आती है नहीं, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना है, ये भी गलत है, निगेटिव पॉइंट है। गणित की समस्याओं को दूसरे के विचार को खंडन करना। अब अपने तौते ना गणित दूसरे के खंडन कैसे करेंगे, तो इसलिए आपको करना क्या है, आपके अपने गणित का विचार, यानी कि आपके पास गणित एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए, दूसरे का खंडन करने की जरूरत नहीं है। ये भी निगेटिव पॉइंट। गणित विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। सबसे अच्छी पॉइंट ये है, गणित विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, यानी कि विकल्प नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, लेके चलते हैं आपको सवाल नंबर 43 की तरफ लेके चलते हैं आपको। देखिए इसको जरा बताइए, इसमें क्या होगा सवाल नंबर 43 में। चलिए देखिए यहां से, यदि एक शिक्षार्थी को पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ हो, मतलब सब कुछ कर ले रहा है, क्या कर ले रहा, पूर्णांक भी कर पा रहा है, वह पूर्णांक भी कर ले रहा, भिन्न भी कर ले रहा, दशमलव संख्याओं के चरों पर आधारभूत संक्रियाएं भी संपन्न कर ले रहा है, तो वह कौन से में है, आपको संक्रियात्मक अवस्था में है। कौन से अवस्था में? संक्रियात्मक अवस्था में है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, आसान था सवाल नंबर ये। आपको देखिए ये मैंने कहा ना एलसीएफ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना, जरा इसमें बताइए कि कौन सा क्वेश्चन होगा, जरा पढ़िए। देखिए क्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्चतर गणित वाला होना चाहिए? नहीं भाई, निम्न स्तर वाला होना चाहिए। गणित के अमूर्त विचार जानना। अमूर्त विचार भाई, मूर्त, अब तो एलसीएफ सिफारिश कर रहा है कि क्या करिए, मूर्त बच्चे को दिखाकर, भ्रमण करा के, तमाम चीजों को दिखाकर उसके बाद तब गणित को सिखाया जाए, यानी कि सामुदायिक जीवन, सामाजिक जीवन से जोड़ कर किया जाए, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा कक्ष में दी गई पढ़ाई को विद्यार्थी के दैनिक जिंदगी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, दैनिक जीवन से, पर डे के दिनचर्या से जोड़ने में सहायता करना, अर्थात दैनिक दिनचर्या में जोड़कर तब जाके हम क्या करें, उसको, आपको विद्यार्थी को पढ़ाएं। विद्यार्थी को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंडों को अर्जित करने में सहायता करना, ये गलत है। अंतरराष्ट्रीय नहीं, अभी पहले राष्ट्रीय तो देख लें, फिर उसके बाद हम लोग अंतरराष्ट्रीय की तरफ चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए ये बात। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो भाई पंक्तिबद्धता तो करना ही करना, ये पहलू है। गणना करना भी एक पहलू है, अंक लिखना भी एक पहलू है, लेकिन संरक्षण करना, उसको बचा के रखना, ये पहलू नहीं, वो पहलू नहीं है। अगर इस चीज को देख चुके हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। 45 नंबर के बाद आपकी बात आती है सवाल नंबर 46 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 46 बता दीजिए, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सवाल नंबर 46, चलिए बताइए इसमें क्या होगा। क्या कह रहा है कि अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्र को 36 टाइलें दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? टाइल्स है, यानी कि टाइल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, केवल 2D फिगर्स होते हैं, केवल 2D फिगर्स होते हैं। जब 2D होते हैं तो जिसमें 2 डायमेंशन फिगर होता है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, तो यानी कि उसमें 3D का मतलब कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होनी चाहिए, तो गुणनफल हो सकता है।
क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल भी हो सकता है, गुणनखंड भी हो सकता है, कैसे लगाऊं, लंबा लगाऊं, चौकोर लगाऊं, तिकोना लगाऊं, कैसे लगाऊं। लेकिन आयतन, देखिए आयतन किसकी बात होती है, 3D फिगर की बात होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों स्थित होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका कौन सी समस्या नहीं है, तो आयतन इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपसे बात किया था कि भैया ये आना ही आना है, ऐसे क्वेश्चन 10,000 यानी कि 10,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 प्लस 10,100, 10 गुणे 100, इस तरीके से। और फिर उसके बाद 10 इकाई, 10 गुणे 10, ठीक 10 इकाई है, सॉरी 10 गुणे 1 बराबर होगा, तो यानी कि यहाँ 10,000 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना 1,000 हो जाएगा, यहाँ से कितना 10 हो जाएगा, जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे तो पहले शून्य आ जाएगा, फिर 1 आएगा। देखिए अगर जोड़ना चाहें 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो हो गया, फिर 1 लिख के 3 जीरो हो गया, फिर उसके बाद 10 लिख लिया गया, जोड़ दीजिए 0 1 0 1 1। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका देखिए इसमें कौन सा मिला, ये मिलाने पर आपको कौन सा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं, 48 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,112 को 11 से, 13,223 को 13 से भाग देने पर दोनों शेषफलों का योग बताइए। बड़ा आसान होता है। देखिए अगर 12,112 में कितने से भाग देना है, 11 से, 11 एक करना 11, कितना बच जाएगा 1 1, 11 एक करना 11, फिर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर यहाँ से 1 उतारूंगी, भाग उतारूंगा, भाग नहीं जाएगी, 1 जीरो बढ़ा के फिर 2 ले लूंगा, तो फिर कितना हो जाएगा 11 करना 11, कितना बच जाएगा 1, ये 1 बच जाएगा। इसमें आपका कितना 13 2 23 में कितने से भाग देना, 13 से, 13 अगर बात की जाए 13 करना 13, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 उतारूंगा, भाग नहीं जाएगी, क्योंकि तब ये 0 उतार के यहाँ उतारते, 13 करना 13, 13 हो जाएगा। यहाँ से आपका कितना होगा 12, 12 में से आपका 3 जाएगा 9, यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ पे 3 होगा, तो 13 क्या 39, 13 चौक 52, 13 25 65, 13 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना हो जाएगा 2 शेषफल बच जाएगा। अब दोनों शेषफल का योग पूछा तो क्या होगा 1 प्लस 2, देखिए इसका शेषफल 1 है, इसका शेषफल 2, तो दोनों शेषफलों का योग कितना हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ता हूं। देखिए एक क्वेश्चन इससे, एक अंकीय मान, एक जातीय मान और एक हजार, सवांक, 100 से गुणा, ऐसे वाला पिछला वाला, ये सब हर बार पूछे जाते हैं। देखिए इसमें भी वही चीज आ गई। क्या कह रहा है आपका 56,431 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 लिख के 1 2 3 3 जीरो लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद 4 का अंकित मान, 4 अंकित मान 4 घटा लेते हैं। अब उसके बाद घटाने के बाद कितना आएगा, अंकित मान स्वयं उसी की संख्या होती है, स्थानीय मान, उसके बाद कितने जीरो होते हैं, यहाँ से 10, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 9, यहाँ से कितना 9, यहाँ से कितना 5, तो कौन सा सही हो जाएगा। अब खाली थोड़ा सा पेडागॉजी आप क्लियर कर लें और मैं आपको टैग वर्ड दे दूं और पिछला मेरा पढ़ने, तो आपको 28 29 नंबर मैथ से कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरा दावा। चलिए कौन सा, सी इज द राइट आंसर। अभी मैं लगातार रोज डेली एक एक सेट करा रहा हूँ, रोज डेली एक एक सेट करा रहा हूँ, केवल आप अपने दोस्त और मित्र और अपने जो सगे संबंधी हो वहां तक मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए और देख लीजिए कि इस बार गणित जो है आपको सबसे आसान भाषा में, सबसे आसान तरीके से मैं आपको 28 से 29 का स्कोर कराने का दावा कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं, 49 के बाद 50। देखिए ये भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्या कह रहा है, 30 36 42 के सबसे छोटे सारोगुणज और सबसे बड़े सारोगुणनखंड, सबसे छोटे सारोगुणज का मतलब क्या होता है, LCM, और सबसे बड़े सारोगुणनखंड यानी कि LHCF, यानी कि क्या होगा एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसके बाद क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इसका हम लोग पहले मौसम निकाल लेते हैं, सारोगुणन, आपका सारोगुणनखंड निकाल लेते हैं, यानी कि HCF कितना होता है ये HCF। तो अगर बात किया कौन ऐसी है जो तीनों को काट सकती है, 6 बचे 3,
और 6 के 36 और फिर उसके बाद कितना होगा 6 सत्ते 42 यानी कि 6 एसीएफ हो जाएगा। और इसका लसपा ले लेते हैं, लसपा 30 36 और कितना 42, 2 से काटिए 15, फिर उसके बाद 18 दूनी के 36, फिर उसके बाद कितना होगा 21 दूना के 42, फिर 2 से काटिए 15 नहीं कटेगा, 9 दूनी के 18 21, फिर 3 से काट दीजिए 3 25 15, 3 से करना 3 दसे 21, फिर 3 से काटिए तो आपका 3 से काटेंगे 5, फिर 7 1 और फिर उसके बाद 7, तो यहाँ से देखिए आपका 5 से काट दिया गया फिर 7 से, तो 5 आपका देखिए 5 दूना के 10, तो यहाँ से कितना होगा 3 दूना के 6, 6 त्रिका 18, 18 25 90, 18 छक्का 108। अगर आपकी बात कर ले यहाँ से 2 दूना 4 3 12 25 60 और 60 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4 3 12 12 25 60, 7 त्रिका 21 21 कर लेते हैं, तो 0 0 6 करना 6 6 और उसके बाद 6 दूनी के 12 1260। अब क्या कह रहा है कि के सबसे छोटे सारो गुणज और सबसे बड़े सारो गुणनखंड का गुणनफल है, गुणनफल है यानी कि 6 से गुणा कर दीजिए, 6 से गुणा करेंगे 6 शून्य 0, 6 के 36 के 6 और यहाँ से कितना होगा 6 दूनी के 12 12 3 15 और फिर उसके बाद कितना होगा 6 करना 6 1 7, कितना होगा 75 7, 7560 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 50 था। अगला देखते हैं सवाल नंबर 51, 84 के सभी गुणनखंडों 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है क्या है, 84 के सभी गुणनखंडों का योग जो 7 के क्या है गुणज है। जरा इसको बताइए आप लोग, देख लीजिए कितना आता है इसका, देखिए आपको देख लीजिए कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं 84 तक क्या करना होगा, देखना होगा कि 84 तक कौन कौन इसको काट सकता है। पहले 7 काट सकता है, फिर उसके बाद 14 6 84, 7 काट सकता है, 14 काट सकता है, फिर 21 काट सकता है, 21 और 84, फिर कौन काट सकता है आपका, जरा इसको और बताइए। 7 काट सकता है, 14 काट सकता है, 21 काट सकता है और कितना काटता है 28 28 काट सकता है और उसके बाद कौन काट सकता है आपका 42 काट सकता है और कौन काट सकता है 84 काट सकता है। मतलब 7 से भी ये कट जाएगा 14, देखिए 7 का गुणज है कि नहीं, सभी 7 7 7 7 का सभी गुणज है और ये 84 को भी काट दे रहे हैं, तो इनका योग कर लीजिए। देखिए अगर योग कर दिया जाए तो कितना होगा, ध्यान दे दिया जाए तो 2 ये कितना होगा 7 4 11 11 12 12 20 22 22 26 से 2 और 8 4 12 12 2 14 14 15 15 2 17 17 2 19, कितना हो जाएगा 196। सी इज द राइट आंसर। 51 नंबर में कितना होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 52 की तरफ चलते हैं, 52 की तरफ चलते हैं। कह रहा क्या, जब दिल्ली में समय कितना बजता 8:49 PM है, तब सिडनी का समय अगले दिन कितना है आपका 1 कितना मिनट है 19 AM है। तो अब देखिए जरा दिल्ली का और सिडनी का अंतर करिए। दिल्ली में आज 8 बजे शाम को PM हो रही है, 8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 12:49, समझना कि नहीं, 1:49, 2:49, 1 देखिए आपका कितना 8:49, 9:49, अब 8:49 से 9:49 1 घंटा, फिर 9:49 से 10:49 तक 2 घंटा, फिर 11:49 3 घंटा, 12:49 4 घंटा, 4 घंटा हो गया 12:49 पे। अब उसके बाद कितना हो रहा है 49 इधर हो गया 12:49, 12:49 4 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया और 49 तो कितना मिनट बचा इधर बचा हुआ है आपका 11 मिनट, 11 मिनट इधर बचा हुआ है और 19 मिनट ये हो रहा, 11 और 19 कितना हो जाएगा 30, 4.5 घंटा का अंतर है। कितने घंटा का अंतर है 4.5 घंटा का। यदि दिल्ली में समय कितना हो रहा हो आपका 11:19, यदि आपके दिल्ली में कितने समय हो रहे हैं 11:19, तो 4.5 घंटा बाद जाइए तो 11 बजे के बाद
12:19, 1:19, 2:19, 3:19, यानी कि 3:19 पर आपका कितना घंटा हो जाएगा? 4 घंटा। और 30 मिनट और ले लीजिए, जब 30 मिनट और ले लेंगे तो कितना होगा? 9 4, यानी कि 3:49 PM होगा। क्या होगा? 3:49 PM होगा ना, क्योंकि ये AM सुबहिया वाली बात हो रही है और यहाँ PM 3:49 PM वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? 3:49, क्योंकि अब शाम वाले में न पहुंच जा रहे हैं आप। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर से 53 नंबर। क्या कह रहा है? एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर बराबर 125 किमी, आधा सेमी बराबर कितना किमी? 125 किमी। तो एक सेमी बराबर तो यहाँ से कितना होगा? 250 किमी हो जाएगा, 250 किमी। तो ऐसे 2000 किमी को मानचित्र पे कितना करेंगे? तो 2000 पर कितने करेंगे? तो आप जानते होंगे कि 250, 1 0 से कट गया, 25 बटे 200, यानी कि कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर कर देंगे? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं 125 सेंटीमीटर बराबर आधा सेंटीमीटर, 125 किमी बराबर आधा सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपका कितना होगा? 250 सेंटीमीटर। और जब 1 सेंटी आपका 250 आपका कितना हो जाएगा? किलोमीटर। ये 250 किलोमीटर। और जब 250 किलोमीटर हो जाएगा तो ऐसे 800 किमी को दर्शाने के लिए 250 से भाग दे दिया जाए, तो आपका कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। सवाल की अगले कड़ी में लेके चलते हैं आपको। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? शतांश का मतलब अगर बात की जाए तो 100वां भाग, ये 0.25, ये बात सही है। अब आपका देखिए कह रहा है कि ये दोनों बराबर, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, ये भी सही। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल इतने मीटर भुजा वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ये भी बात सही होगी। कैसे? 30 सेंटीमीटर वाले भुजा का वर्ग बराबर 30 × 30, तो कितना होगा? 3 त्रिका 9, 900 सेंटीमीटर। और आपका कितना हो जाएगा? यह आपका मीटर में है, यह मीटर में है, तो आपका कितना होगा? 4.5, क्या होगा? मीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 450 दशमलव आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 0.1 अंक पे 450 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ से आपका 2 मीटर है, तो 0.2 मीटर अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा? जरा देखिए, 0.2 × 100, अगर 100 करेंगे तो 0 0 0 2 मीटर होगा। और 45 दूना के 90, यानी कि 900 सेंटीमीटर। अब आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपका सही है। जबकि 2900 मिलीलीटर और है लीटर में कितना होता है? 1000 आपका मिलीलीटर होता है, और फिर 9 मिलीलीटर, 9 को जोड़ दीजिए तो 2009 मिलीलीटर होना चाहिए। तो इसमें से आपका देखिए यहाँ से 2009 मिलीलीटर, तो विकल्प कौन सा गलत हो रहा है भाई? जरा इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन सा गलत है। तो जरा देखिए इसमें कहीं, अच्छा सी वाला देख लेते थोड़ा सा, एक बार ध्यान से देखिए। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले, 30 × 30, 3 त्रिका 9, हाई 2 900 सेंटीमीटर। हाइट आपका कितना होगा? 450। ये देखिए एक अंक पे दशमलव होगा ना, यही थोड़ी सी गलती हुई, सॉरी। तो यहाँ से आपका 0.2 × कितना? 100 का गुणा होगा तो कितना? 0 0 1 अंक पे 20 का गुणा कर देंगे तो इसमें आपका कितना हो जाएगा? आपका 450 × कितना? 20। तो यहाँ से 2 0 यहाँ से लगी गया, और यहाँ से 9000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 9000 हो गया। और ये इसका 9 सेंटीमीटर 900 आया है, इसका 9000 आ गया। इसका देखिए 900 सेंटीमीटर, इसका 9000, तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये तीनों सही हैं, और जबकि ये आपका डिफरेंट। सवाल नंबर 55 की तरफ। क्या होता? किसी विद्यालय में 666 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, और लड़कों की संख्या का आपका 3/4 क्या है? लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या की 1/4 खिलाड़ी हैं। कुल खिलाड़ियों की संख्या, विद्यार्थी कुल कितने हैं? 660 है। कितने विद्यार्थी हैं कुल? 660।
अब इसमें आपकी बात की जाए 660 विद्यार्थी हैं और इन विद्यार्थियों के 2/3 लड़के हैं। अगर 2/3 लड़के हैं तो 2/3 भाग लड़के, तो 1/3 भाग लड़कियां। क्या इन विद्यार्थियों के 2/3 लड़के हैं और लड़कों की संख्या का आपका 3/4, क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या का 3/4, कितना 3/4, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। तो कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो देखिए आपको मैं बता दूं, जो आपकी बात हो रही है कि यहाँ से आपकी बात कर ले लड़के, पहले हम लड़कों को निकाल लेते। 660 गुणे 2/3, 3 से काट दीजिए तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 0, और 440 लड़के आ गए। और फिर उसके बाद अगर यहाँ से 3 करूँ तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, इतने आपके आ गए। अब इसमें से कह रहा लड़कों की संख्या की 3/4 और लड़कियों की संख्या की 1/4 क्या है, खिलाड़ी हैं। 3/4 का मतलब इसका 3/4, 3/4, 3/4 लड़कों का, तो 4 से काट दें तो कितना होगा 11 0, और इसके बाद यहाँ से गुणे 3, 3 से 0 0, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 330 तो ये लड़के हो गए। और उसके बाद क्या हो रहा है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है 1/4 खिलाड़ी आपका, किसकी, लड़कियों की संख्या की 1/4 खिलाड़ी हैं, 1/4, तो 4 से काट दिए, 4 5 20, और फिर उसके बाद 4 5 20, तो यानी कि 55। अगर 55 जोड़ दिया जाए तो 5 5 3 8, और यहाँ से 3 385, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। अगर आपकी बात करें कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी, 660 विद्यार्थी, इन विद्यार्थियों में 2/3 लड़के हैं, तो 2/3 लड़के हो गए तो 1/3 लड़कियां होंगी। 3 भाग में से 2 भाग अगर लड़के हैं तो 1 भाग क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। अब इसके बाद क्या कर रहा है, इसमें इसका जो आपका निकाल लिया गया, लड़कों की संख्या 440, लड़कियों की संख्या 220। अब उसमें से क्या कह रहा है, 1/4 खिलाड़ी हैं आपकी लड़कियों की संख्या, और 2/4 कितनी किसके हैं आपका देखिए लड़कों की संख्या की 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4, तो 3/4 खिलाड़ियों की संख्या निकल गई। तो यहाँ 4 से काट दिया गया तो कितना हो गया, 110 गुणे 3, तो 330 हो गया। और यहाँ से अगर खिलाड़ियों की संख्या निकालें तो 55 जोड़ दिया गया तो कितना आएगा, 385। ये आपका बी इज अ राइट आंसर। चलिए 56 की तरफ बढ़ते हैं, जरा इसको देखिए, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जरा देखिएगा 56 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जरा इसके बारे में बताइए कि 56 वाले में कौन सा सही होगा। जरा देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रेनू ने 9 मीटर और 4 मीटर, रेनू ने अपने 9 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के फर्श की टाइल लगवाना चाहती है। कितना, 9 मीटर, कितना मीटर, 9 मीटर और 4 मीटर, आपका 9 मीटर और 7 मीटर। अब यहाँ से ये दूसरा किसमें है, तो वह कौन सी टाइल खरीदे कि फर्श पे पूरी कांटे बगैर लग जाए, यानी कि सेंटीमीटर में तो ये 900 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे 700 सेंटीमीटर। अब वह कौन सी टाइल खरीदे, दो टाइल खरीदने का मतलब जिससे भाग दिया जाए पूरी कट जाए, अगर जिससे भाग देने पर पूरा कट जाए वह संख्या उसी में हो जाएगी, अर्थात वही फर्श की चौड़ाई होगी। तो यह 40 और 65 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 55 गुणे 40, अगर 100 से क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए तो कट जाए यहाँ से। अब अगर 5 से काट दिया जाए तो कितना होगा, देख लेते हैं। ये वाली भी नहीं काट पाएगी पूरी, ये वाली भी नहीं काट पा रही है, आपका पहला भी नहीं काट पाएगा, दूसरा भी नहीं काट पाएगा। अगर पहला और दूसरा नहीं काट पा रहा है तो कौन सा काटेगा, सी वाला। सी वाले को देखते हैं, तो यहाँ से सी वाले में कितना होगा, 35 गुणे 45, और ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए आपका ये 900 गुणे ये कितना 700, तो ये 35 दूना के 70 20, और 45 दूना के 90 20 जैसे यहाँ 400। मतलब जो काट दे दोनों में, ये 35 भी नहीं काट पाता, 40 65 भी नहीं काट पाता, मतलब पूरी जो जिससे भाग चली जाएगी वही टाइल उसी गुणे की लगेगी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 घंटा में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसके मिनटों के बराबर होगी। 1 घंटा में सेकंडों की संख्या, 1 घंटा में 6 घंटा में सेकंडों की संख्या 6 गुणे मिनट 60,
गुणे सेकंडों की संख्या 60, क्योंकि एक घंटा में कितने होते हैं आपका, एक घंटा में 60 मिनट और सेकंड में बदलेंगे 60, यानी कि 36 छक्का 216, तो जीरो हो जाएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मिनटों की संख्या के बराबर है, तो 12 गुणे, यहाँ से 12 गुणे दिन की बात करें तो 24, आपका 24 घंटा होता है, और गुणे मिनट, मिनट की संख्या यानी कि 60, तो इससे गुणा करने पे नहीं आएगा, इसको गुणा करेंगे तो नहीं आएगा। तो 15, एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, गुणे कितना 60, यहाँ से देखिए 15 छक्का, यहाँ से 15 छक्का 90, 24 गुणे 90, 90 कर लिया गया, तो जीरो 9 चौक, यहाँ से देखिए अथवा आपका कितना होगा, 15 छक्का 90, 900 हो गया, तो डबल जीरो, 9 आपका 9 चौक को 36, और आपका कितना होगा 9 त्रिक 27, 9 चौक को 36, 9 दूनी के 18, 18 तीन है 21, यानी कि कौन से दिनों के बराबर हो जाए, 15 दिनों के बराबर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 58 की तरफ। ये देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक घनाभाकार बॉक्स की विमाएं नीचे दी गई हैं, जरा इसके बारे में आप बता दीजिए कि कौन सी बात सही होगी। एक घनाभाकार बॉक्स नीचे दी गई है और उसमें से क्या करना है सबको, कह रहा विमाएं नीचे दी गई हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, कौन सी घनों को पैक करने के लिए, देखिए आपको 18,440 सेंटीमीटर, 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्नलिखित में से किन बक्सों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात आप गुणा करिए, अगर गुणा करने के बाद आपके कौन कौन से, जिनको 3 को जोड़ने पर या 2 को जोड़ने पर उसका योग उतना आ जाए, वही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि किसको किसको जोड़ने पर या क्या करने पे हमें आ रहा है। जैसे आपको बता दिया जाए, यहाँ 25 दूना के 50, क्योंकि घन का घनाभाकार का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 25 दूना के 50, 500 गुणे 18, 18 पचे 90, 90 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 जीरो, आपका 3 जीरो 2 जीरो सॉरी 2 जीरो, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 9000, ठीक। और उसके बाद यहाँ से 20 दूना के 40, 20 3 23 गुणे 400 बराबर, इसका गुणा कर दीजिए, 0 0 0 0, और 4 3 12 के 2, 4 3 12 के 2, 4 दूनी 8 का 9। चलिए देखते हैं। अब उसके बाद, इसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ से कितना होगा आपका, देख लीजिए आपका 21 गुणे 22, अगर मैं इसका करूँ तो 2 1 2, 2 दूना के 4, तो अब आपका क्या होगा 2 और 4, कितना होगा 2 6 और 4, कितना होगा 2 6 4, यानी कि आपका 462 गुणे कितना आपका 20, 20 का गुणा कर देते हैं तो 0, और फिर उसके बाद 2 दूना के 4, 2 छक्का 12 के 2, और 2 चौको 8 का 9, और फिर उसके बाद कितना हो जाए, इसका गुणा कर दूं तो आपका यहाँ से देखिए 19 दूना के 38, कितना हो जाएगा 19 दूना के 38, 380, और गुणे 24 और गुणे में 24 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 380 गुणे 20 4 24, 0 0 4 0 0, 4 8 32 के 2, 4 3 12, 12 2 12 3 15, फिर उसके बाद 2 0 0, 2 वठे 16, और फिर 2 1 2 3 6 का 7, तो जोड़ दीजिए इसको 0 2 और 5 6 11 1, और फिर उसके बाद 6 1 7 7 1 8, आपका 8 1 9, कितना हो जाएगा ये आपका अंतिम वाला, यानी कि आपका 1 2 0। अब कौन से, जैसे पहले और दूसरे को जोड़ने के बाद क्या 18,440 आ रहा, नहीं, अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 18,440 आ जाएगा। देखिए 0 और यहाँ से 4, फिर यहाँ से कितना 4, और यहाँ से 9 9 18, यानी कि किसको किसको 2 जोड़ने के बाद 18,440 आ रहा, बी वाले को। किसको जोड़ने के बाद, दूसरा और तीसरा को जोड़ेंगे तो ये 18,440 आ जा रहा है। सवाल नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर, परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दिया जाए, आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, जरा इसको बता दीजिए आप लोग। देखिए अगर इसकी बात की जाए तो जरा इसको बताइए आप लोग। देखिए क्या कर दिया जा रहा है, किसी आयत की लंबाई
उसके परिमाप 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक भुजा के वर्ग की दुगुनी है। तो 80 सेंटीमीटर परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर कितना सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा 4 गुणे भुजा 4 गुणे आपका कितना होगा, 4 गुणे भुजा, तो यहाँ से आपका ये 80 सेंटीमीटर है, तो 20 चौक का 80, भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर कितना आपका 20, ठीक। और उसके जो भुजा आयत का परिमाप है वो परिमाप क्या है, लंबाई, ये आयत की लंबाई जो है भुजा की दोगुनी, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी जो आयत की, ये वर्ग है, वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी कर दीजिए दोगुना 40 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो तो 20 सेंटीमीटर हो तो दोनों आयत का क्षेत्र मतलब आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर 20 विषैया 400, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो 4 दूनी की आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई 4 दूनी की 800। तो अंतर कर दीजिए 0 0 और यहाँ से 400, कितने का अंतर हो जाएगा, 400 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। मतलब वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा कितना निकाल लिया गया, 4 गुणे भुजा बराबर 80 सेंटीमीटर, 20 चौक का 80, 20 हो गया, भुजा 20 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी दोगुनी कर दी जाए तो 20 दूना के 40। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर 20 विषैया 400, और यह आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 गुणे 40, 20 दूना के तो 20 गुणे 40, 20 दूना के 80 और 40 दूना के 80 और 2 जीरो लगा दिया, 1 जीरो लगा दिया गया, आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 जीरो लगा दिया गया 800 हो जाएगा, और भुजा इसका 400, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर, आखिरी सवाल है, जरा इसको आप लोग इस सवाल को लगाना है। हारून ने एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले इतने रुपए प्रति दर्जन की दर से, केले इतने रुपए प्रति दर्जन की दर से 3.5 किलो सेब आपका 57 इतने रुपए प्रति दर्जन की दर से और 1.5 किलो आम इतने रुपए किलो की दर से खरीदा। सब खरीदने के बाद 500 रुपये की नोट दिया और कितना वापस किया। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो फिर मैं अगली वीडियो जो 2017 की आपके मैथ की आएगी वीडियो, उसमें मैं इस पर आप डिस्कस करूंगा, नहीं तो फिर इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।